वेलकम आप सभी का और स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हमने ईंट, मनके और अस्थियाँ जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें बताता है, इसका आज पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में एक पूरा पार्ट हमने फर्स्ट में कवर किया था कि कैसे इस सभ्यता के निर्वाह के क्या तरीके थे, और साथ के साथ हमने पढ़ा था कि ये लगभग सभ्यता भारत में कितने साल तक रही। कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से भारत के लोगों ने आज अगर कपास को उगाना सीखा है तो वो कल्चर कहाँ से आया है, आज अगर हम हल का उपयोग करते हैं तो वो कल्चर कहाँ से आया है। और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ा था वो था मोहनजोदड़ो की विशेषता। और आज इसी में अगला पार्ट आपके लिए जोड़ा गया है, पार्ट नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता का किस प्रकार से इतिहासकारों ने पता लगाया। सो बेसिकली देखिए, क्वेश्चन आसान है अगर समझा जाए तो। सामाजिक भिन्नता का मतलब है कि क्या लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी, या लोग अमीर और गरीब भी थे, अलग अलग समाज में वर्ग थे। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए इतिहासकारों ने जो सबसे ज़रूरी चीज़ करी वो था सबसे पहला समाधान, यानी कि कब्र। और जब हम अलग अलग कब्रों को यहाँ पर खोदते हैं, इतिहासकारों ने हमें बताया कि कैसे कब्र की बनावट अगर देखी जाए तो वो 2 प्रकार की। सबसे पहले कब्र की बनावट में अगर देखें तो कहीं कहीं बहुत अच्छे से कब्र को ईंटों की चिनाई की गई है, और कहीं मात्र लोगों को सिर्फ एक सामान्य रूप से गड्ढा खोदा गया और उसमें दफना दिया गया। तो ये चीज़ हमें दर्शाती है कि कैसे कब्र की बनावट कहीं ना कहीं जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो इनकी ईंटों की चिनाई करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामान्य सिर्फ गड्ढों में लोगों को, अपने पारिवारिक लोगों को दफनाते होंगे। अगला पॉइंट है आर्थिक आधार पे अगर हम देखें सामाजिक भिन्नता का पता लगाने के लिए मिट्टी के बर्तन और आभूषण। यहाँ पे एक टर्म आया देखिए, मृदभांड। अगर ये टर्म किसी को समझ में नहीं आता तो इसका मतलब है मिट्टी का बर्तन। और इसके अलावा देखिए अगली चीज़ जो है वो है आभूषण। अगर हम देखें तो आभूषण के लिए देखिए, और इन्हीं कब्रों में हमें मिला है कि आभूषण और कई जगह मनके, इसके अलावा दूसरी कई वस्तुएं दफनाई गई हैं लोगों के कब्रों में। तो वस्तुओं का कब्र में होना ये दर्शाता है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो लोगों के साथ कई चीज़ों को दफनाते थे, और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके चैप्टर में एक बहुत अच्छा सा चित्र दे रखा है जो कि दिखाता है कि कैसे मात्र एक तांबे का जो दर्पण है वो क्या कर दिया गया है, दफनाया गया है, यानी कि उसको भी रखा गया साथ में। तो ये सारी चीज़ें ऐसा माना गया कि इन वस्तुओं का प्रयोग हो सकता है लोग मृत्यु के उपरांत करें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो लगभग कहाँ की कब्र से मिलती जुलती हैं। अगर आपने सुना होगा मिस्र की सभ्यता के बारे में, तो वहाँ से ही मिलता जुलता है। अब आते हैं वस्तुओं के प्रकार में। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी जो सामान्य रूप से हर घर में मिली हैं, जैसे चक्कियाँ हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, सुई हो गई, जिन्हें ये लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ करते थे, आसानी से हर घर में ये हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी है, जैसे आपकी बुक में एक बहुत अच्छा चित्र दे रखा है फोयांस। ये एक छोटा सा मटका टाइप का है जिसको दिखाया गया है। हालांकि ये बताया गया कि बहुत दुर्लभ, बहुत आसानी से ना मिलने वाली और महंगी वस्तु थी, जिसका उपयोग सिर्फ अच्छी अवस्था के लोग करते होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इसका उपयोग किस लिए होता है, तो आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का इसमें लिक्विड, यानी कि आजकल जो हम इत्र या सेंट का यूज़ करते हैं, वो लोग, धनी लोग इस फायांस को मटके जैसी चीज़ में रखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों की आर्थिक स्थिति, लोगों एक जैसे नहीं थे सब, और अमीर गरीब हर प्रकार के लोग वहाँ पर हुआ करते थे। अब आते हैं इसी के देखिए अगले पार्ट पर, और 3 मार्क्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए आता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल का प्राप्त करने के तरीके। अगर आपने चैप्टर के अच्छे प्रिंट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से दिखाया गया है कि
लोग जो हैं वो अलग अलग मन के बाट और कई चीज़ों का निर्माण यहाँ की बस्तियों में होता था। तो ये कच्चा माल आता कहाँ से था? और अभी अगर हम फाइनल ईयर का 2024 मार्च की एग्ज़ाम की बात करें तो उस एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये लोग कच्चे माल प्राप्त करने की इनकी स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए कच्चा माल यानी कि बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो है तांबा, सोना और इसके अलावा साफ्टिक, जिप्सम, ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं जिनसे ये लोग कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण करते थे। अब बेसिकली बात आती है कि वस्तु आई कहाँ से। तो वस्तु लाने का और प्राप्त करने के जो तरीके हैं, सबसे पहला ये है कि एक तो उसी स्थान, कई बार कच्चा माल उसी स्थान पर प्राप्त हो जाता था जहाँ पर ये रहते थे। और इसी तरीके से चूंकि हड़प्पा सभ्यता हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी कि ये कल्चर दूर दूर तक इसी वजह से फैला क्योंकि जो चीज़ जहाँ मिली वहीं पर इन्होंने अपनी बस्तियों को क्या कर लिया, बसा लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तांबा हमें कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा? हड़प्पा सभ्यता में, राजस्थान में। तो धातु जो है वो राजस्थान से प्राप्त कर ली गई। इसी तरीके से एक पत्थर है सेल खड़ी, ये गुजरात से प्राप्त कर लिया गया। ठीक है। इसी तरीके से लाजवर्द, एक नीले रंग का ये पत्थर है, अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें दिखाती। देखिए इसके बाद आगे बात होती है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ और बताई गई है, वो ये है कि अक्सर ये लोग कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए एक और स्ट्रेटजी का उपयोग करते थे और उसमें है कई बार ये अभियान भेजते थे। अब इसमें अभियान भेजने की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये है कि सोना जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक से। तो कर्नाटक में बेसिकली अभियान भेजने का मतलब है कि ये लोग जो ये सोना प्राप्त करते थे यहाँ पर अपने कुछ लोगों को भेजते थे ताकि उस स्थान से आसानी से लोगों से बातचीत करके ये चीज़ प्राप्त की जा सके। देखिए आगे इसी चैप्टर में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कर्निंगम का भ्रम क्या है। देखिए कर्निंगम के अगर हम भ्रम के बारे में बात करें तो बेसिकली सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि कर्निंगम है कौन। तो भारत में इतिहास के बारे में जानने और समझने के लिए एक संस्था बनाई गई, इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहा जाता है। और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल यानी कि पहले जो हेड बनाए गए वो एक अंग्रेज कर्निंगम थे और इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानने की कोशिश शुरू करी। लेकिन बताया जाता है कि जिस स्थान से, जिस समय से इन्होंने कोशिश करनी शुरू करी वो समय ठीक नहीं था और जिन रिसोर्सेज का इन्होंने यूज़ किया वो रिसोर्सेज भी एक प्रकार से इनको गलतफहमी में रखते चले गए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जो पहले डायरेक्टर जनरल ने एक सबसे बड़ी चूक करी वो ये थी कि इन्होंने जो रिसोर्स यूज़ किया वो था चीनी बौद्ध यात्रियों का वृत्तांत। वृत्तांत शब्द का मीनिंग होता है एक तरीके से डायरीज जो अलग अलग भारत में तीर्थयात्री आए भारत को समझने में, और इसमें शुरुआती चीनी और बौद्ध तीर्थयात्री थे। इन्होंने हालांकि 5वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास आए लेकिन हड़प्पा इनकी यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा कभी भी नहीं था क्योंकि हड़प्पा होगा कैसे, ये एक पुरानी सभ्यता थी और जब चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए तो कई सभ्यताएं इनसे पहले विकसित हो चुकी थी और वो समाप्त भी हो चुकी थी। फिर आता देखिए कालखंड की गलत गणना। कई बार बताते हैं कि इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली, मोहरें मिली और कई बर्तन मिले मिट्टी के, लेकिन इन्होंने उसका दिनांकन, उसकी जो डेट एग्जैक्टली बताने की कोशिश करी वो गलत करी। दोबारा से सभ्यता बहुत पुरानी थी और ये एक नए समय को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगला पॉइंट आता है, देखिए बताते हैं कि जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सिंधु घाटी से आसपास शुरू हुई, सिंधु नदी के आसपास से शुरू हुई, जबकि कर्निंगम ने ये बताने की कोशिश करी कि ये पूरे भारत में पहली जो सभ्यता शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है, गंगा घाटी से। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से कर्निंगम के 3 डाउट थे जो भारतीय इतिहास को लेकर उन्होंने शुरू में क्रिएट करे। हालांकि आगे चलकर भारतीय इतिहास की जानकारी रखने वाले दूसरे कई इतिहासकार आए जिन्होंने इसका सही कालक्रम और सही रिसोर्स लोगों को बताया, जिसकी वजह से आज हम ये चैप्टर पढ़ गए। आगे चलेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है और अगर पिक्चर्स से अगर आप देखेंगे तो दिखाया गया है कि कैसे
योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उस चित्र को बड़े ध्यान से आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और फिर आप समझेंगे कि कैसे लोग हो सकता है कि शिव की पूजा करते हो। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा, सांप की पूजा, और इस तरीके से शिवलिंग, बहुत सारे ऐसे शिव के रूप में लिंग के रूप में शिव की आराधना लोग करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं आज का जो हिंदू धर्म है उससे संबंधित लोग अपनी आस्था प्रकट करते होंगे। देखिए, कुछ बताया गया कि मेसोपोटामिया का जो लेख है, या हम बहुत क्लियरली बात करें तो भारत में इस सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से भी था। और मेसोपोटामिया की एक किताब है दिलमुन, जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया की इस किताब में हड़प्पा के लिए मगान और मेलुहा नाम के एक शब्द का उपयोग, ये दो शब्द का उपयोग किया गया, और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है जिस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, मोहरों के बारे में बताया गया, बहुत सारी मोहरें मिली हैं, तो हो सकता है कि लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए, बहुत क्लियरली बात करें तो एक व्यक्ति एक सामान लेकर दूसरी जगह जाएगा तो उसकी पहचान के लिए भेजने वाला कोई ना कोई उस पर एक स्टैम्प मारेगा, और स्टैम्प से साफ रूप से पता लग जाएगा कि सामान किस व्यक्ति ने भेजा है। तो ये सेंटर आपके लिए लिखा भी हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, लिपि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, यानी कि किस प्रकार की इनकी लिपि थी। तो चित्रात्मक लिपि आप सबको याद रखनी है। चित्रात्मक लिपि का मीनिंग यहाँ पर है कि भाई हम आज तक इस लिपि को समझ नहीं पाए, अलग अलग प्रकार के चित्र इस पर बने हुए हैं, और सबसे लंबा एक पेज जो हमें मिला है लिखा हुआ, उसमें 26 चिन्ह है टोटल। और अगर टोटल आपको सारी चीज़ें समझनी है, सारी लिपि समझनी है, तो लगभग 375 से 400 जो लिपि है वो बताई गई है कि इतनी एक लिखने वाले को सीखनी पड़ती होंगी। इसके बाद देखिए, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो ये लिपि के बारे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, और इसको आप जरूर ध्यान से अपनी किताब से पढ़ें। बाट के बारे में है, बाट किस प्रकार के पत्थर से बनाए जाते थे, तो ये चैट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाट जो है वो आभूषण और मनकों को तोलने के लिए थे। और तराजू के पलड़े भी मिले हैं, ये कांसे का एक डंडा भी मिला है नापने के लिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो दिखाती हैं कि ये सभ्यता अपने आप में बहुत विकसित थी। लोग यहाँ के व्यापार और जितने भी एक्टिविटीज़ करते होंगे उससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, आगे चलते हैं, और कई चीज़ों के बारे में बताया गया कि राजा का जो विशाल भवन मिला है उसको प्रसाद की संज्ञा दी गई है। अब ये प्रसाद कोई खाने वाला प्रसाद नहीं है, बेसिकली यहाँ पर प्रसाद का मीनिंग है एक बहुत बड़ा विशाल भवन, और एक राजा की गर्दन तक की मूर्ति भी है। इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे, देखिए लास्ट ये क्वेश्चन है, हालांकि चैप्टर में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी छोड़ी गई हैं ताकि आप लास्ट टाइम जब भी रिवीजन करें इसको तो आसानी से समझ सकें। हड़प्पाई शासकों के लिए हमारे इतिहासकारों ने कितने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, क्या हड़प्पा में राजा थे या नहीं थे। तो इसके लिए देखिए 3 प्रकार के, आप ऐसे मान के चलिए कि 3 प्रकार के इतिहासकार हैं और तीनों की अपनी अलग अलग राय है। जैसे ए वाला जो है वो ये कहता है कि कोई भी शासक नहीं था, क्योंकि लगभग ऐसे इतिहासकार ने देखा कि सबकी स्थिति एक जैसी है, ज़्यादा लोग अमीर नहीं है, लगभग सभी लोगों की आर्थिक स्थिति गरीबी में देखी गई है। कुछ दूसरे प्रकार के इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि भाई नहीं, राजा अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग थे, मोहनजोदड़ो के लिए अलग, हड़प्पा के लिए अलग, और हड़प्पा से जुड़े जितने अलग स्थान हैं उनके लिए अलग राजा। लेकिन जबकि एक तीसरे इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि नहीं, एक राज्य और एक राजा का शासन था यहाँ पर, क्योंकि ईंटों का जिस प्रकार से आकार है, हमने पढ़ा कि बस्तियाँ जिस प्रकार से नियोजित हैं, तो एक राजा अंतिम निर्णय लेता होगा और उसके आधार पे आगे चल के वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती होंगी, लागू की जाती होंगी। तो ये बेसिकली आपको चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें इस वीडियो से मिलती है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इसका यूज़ कीजिए। होपफुली अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।